हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक कृषि के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, सभी क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, स्थायी कृषि पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है। किस तरह भिन्न है, तो इसमें देखना, पहले इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा, कह रहा है स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है। तो इसका देखो यही पढ़ लेते हैं, मतलब फालतू का उसमें सही गलत होगा, तो इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि प्रकृति के साधनों का बिना दुरुपयोग या प्रदूषित किए अधिकतर उपयोग करने वाली कृषि की विधि को स्थायी कृषि कहा जाता है। इसमें मृदा जल और प्राकृतिक रूप से निर्मित खाद और उसके संरक्षण के लिए क्रॉप रोटेशनल मल्चिंग विधि के तहत मिट्टी को ढकना आदि अपनाकर कृषि की जाती है। अतः 1, 2, 4 सही है उसमें जो दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में अगला पूछा जा रहा है कि कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ होते हैं। शून्य जुताई के क्या लाभ होते हैं, तो शून्य जुताई के लाभ होते हैं कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो मतलब तीनों हो जाएंगे, 1, 2, 3 तीनों हो जाएंगे। अगला देखो, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं, तो ये हो जाता है कि सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। रॉक फास्फेट और सभी फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग ये भी संभव है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, ये भी सही है। और रासायनिक पोषकों के निचालन में कमी संभव, ये गलत हो जाएगा। तो केवल आपके सही है 1, 3, 4 सही है, दूसरा वाला अच्छा गलत है। ठीक है, इसमें अगला देखो, फर्टिगेशन क्या होता है। फर्टिगेशन मतलब होता है जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई। जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई, बस ये होता है फर्टिगेशन। तो अब यहाँ से समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। उसके बाद में है कि इसमें पूछा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि भारत के संदर्भ में किन किन पद्धति में पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। तो फसल विविधीकरण, विविध रोपण, और फिर उसके बाद में सिम्ब आधिक्य और टेंसियोमीटर का प्रयोग, और ऊर्ध्वाधर कृषि। तो ये चारों होती हैं। ठीक है, चारों का प्रयोग। देखो, टेंसियोमीटर फसल सिंचाई की ज़रूरत को बताता है, और जिससे सिंचाई से नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ती है और जल की बचत भी बढ़ती है। तो ये हो गया। सिम्ब आधिक्य क्या होता है, दलहनी फसलों की अधिकता से प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ती जाती है। ठीक है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा, तो एम एस रंधावा जी ने लिखा है। एम.एस. रंधावा जी ने लिखा है। अगला पूछा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि भारत में एक अच्छा इस कथन दिए गए, कथन 1, कारण, फिर 2, कारण 3। भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, ये तो सही है आपका। अच्छा, कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो 20 नहीं 15 में बांटा गया। तो मतलब देखो, इसमें जो भी है कथन सभी गलत, तो हम सही वाली चीज़ें ही देख लेते हैं। भारत के योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया था। भारतीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग के नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और फिर उसके बाद में अगर पूछे आपसे कि पश्चिमी हिमालय का विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, जबकि पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का आच्छादन लद्दाख के संपूर्ण क्षेत्र एवं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में है। अच्छा, देश में एग्रोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, तो 20 हो जाएंगे। कितने, 20 हो जाएंगे। 20 एग्रोलॉजिकल क्षेत्र हो जाते हैं। एग्रोलॉजिकल जोन्स कितने हैं, 20 हो जाएंगे। पी सेनगुप्त और जी सदाशिव भारत को कितने लघु कृषि क्षेत्रों में बांटा है, तो ये बांटा है 60।
कितने में? 60 बांटा है। ठीक है, 60 में बांटा है। अगला पूछा कह रहा है कि आपसे कह रहा है भारत की कथन है भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। सही है। और कारण कहता है इसमें द्वितीय हरित क्रांति के बहुत क्षमता के लिए बहुत क्षमता है, तो ये इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, भारत के शुष्क क्षेत्र में सिंचाई आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई जा सकती है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल है, परंतु वह निर्वाह प्रकृति की है। ठीक है, उसके बाद में इतना शब्द दे रखा है इन्होंने। क्या दे रखा है भाई? दे रखा है कि भारतीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यताएं हैं, क्या क्या बाध्यताएं होंगी। तो इनका हम यही वाला पढ़ लेते हैं। मतलब ये लिखा है राष्ट्रीय बीज नीति 2002 अस्तित्व में है, और ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियां सामान्यतः निम्न परिणाम और उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों के उत्पादन में ही संलग्न हैं, जिससे कुछ चुने हुए कृषकों की आवश्यकताएं ही पूरी हो पाती हैं, और गुणवत्ता वाले बीजों के संबंध में मांग पूर्ति अंतराल है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में हुई थी। 1960 में हुई थी। उसके बाद में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा JBPAU पंतनगर। ठीक है, मतलब इतना 60 में दे रखा है इन्होंने, JBPU। ठीक है, JBPU जो पंतनगर वाला है वही आपका हो जाएगा। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापना हुई। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा नेट बुआई क्षेत्र 47%, वन 23% और अन्य क्षेत्र 30% हो जाएंगे। कृषि में युग्म पैदावार का आशय से क्या मतलब होता है? तो विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें उगाई जाएं। फिर उसके बाद मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, उसे मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित खेती में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें सम्मिलित किया जाता है कृषि और पशुपालन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। कई तरह की फसलें उगाना और पशुपालन भी करना, वो मिश्रित खेती कहलाता है। समानांतर फसल का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये समानांतर फसल का एक उदाहरण हो जाता है आपका, ये हो जाएगा गेहूं और सरसों हो जाएगा। निम्न राज्यों में को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। तो सिक्किम में नहीं है, बाकी हर जगह है। भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो क्या भैया नहीं है? तो बड़े खेतों की प्रधानता ऐसे तो कुछ है ही नहीं भाई अपने भारत में। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या हो सकता है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना, ये भी है। जोत का छोटा आकार, ये भी है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, ये भी है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि कथन है, और फिर कह रहा है आपसे कारण बता रहा है। कह रहे हैं पारंपरिक खेती की आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल सही है, मतलब कथन। फिर कारण कहता है इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये कारण इसका सही नहीं दे रखा, व्याख्या नहीं कर रहा है सही से। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसमें देखा जाए इसको, तो हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक एवं बाजार उन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। भारतीय खेती के वैज्ञानिक खेती का रूप धारण करने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, परंतु हरित क्रांति का लाभ आज तक जो भी दर्शाया जाता रहा है, उसमें हरित क्रांति के कारण होने वाली सामाजिक पर्यावरणीय क्षति को शामिल नहीं किया जाता है।
अतः दोनों अलग अलग तथ्य हैं। ये दोनों तथ्य सत्य भी हैं, लेकिन ये एक दूसरे तथ्य की स्पष्ट व्याख्या नहीं करते हैं। उसके बाद में कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? ठीक है, नहीं है तो सहकारी कृषि नहीं है, बाकी सभी हैं। कौन सा? जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, भूजोत का छोटा होना। भारत में संकाय जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। उसके बाद में पूछा जा रहा है आपसे, कहता है भारत में कृषि को समझा जाता है क्या? तो जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। भारतीय कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित होता है। तो यही वाला आपका कथन एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही माना जाएगा। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन से हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। अब कौन है? तो 2020-21 में शीर्ष उर्वरक उपभोक्ता राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। पहले कौन थे? पहले थे आंध्र प्रदेश उस टाइम। अब तो लगाना उत्तर क्या लगाना पड़ेगा आपको? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र उपभोक्ता की श्रेणी में। हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो लोबिया में होती है, लोबिया भैया। ठीक है, जिसे बोडा कहते हैं। क्या? बोडा लिखा है भैया इसमें। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगी लोबिया फसल भैया ऊसर में उगानी चाहिए। संतुलित उर्वरक उपयोग किए जाते हैं। तो ये उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की सुरक्षा उत्पन्न करने के लिए, उन्नत करने के हेतु और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। तो तीनों सही हैं, तो मतलब सभी। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है, पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर? तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओ भैया सही बात है, उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर देखा जाए तो कह रहा है कि पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न भारतीय राज्य है। वर्ष 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्रश्नगत राज्यों का वार्षिक पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश का 27 है, मध्य प्रदेश का 35 है, उत्तर प्रदेश का 71 है। तो अभी भी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? कौन सा भैया? पंजाब। हरित कृषि में सन्निहित है कौन? हरित कृषि में सन्निहित है। तो ये हो जाएगा समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, तीनों शामिल हो जाएगा, यही चीज़ है मतलब। ठीक है, उसके बाद में भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में कौन सी व्याख्या असत्य है? तो अब यह कौन सी असत्य है? नगद फसलों पर बल, वैश्वीकरण के प्रभाव, वैश्वीकरण का जब प्रभाव हुआ तो नगद फसलों पर बल दिया गया, आय असमानता में वृद्धि हुई, आर्थिक सहयोग में कटौती हुई, जलवायु परिवर्तन से इससे मैटर नहीं करता है। ठीक है, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में की गई। तब से लेकर आज तक भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच, नकदी फसलों पर अत्यधिक बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती आदि शामिल हैं। वैश्वीकरण के तहत बड़े किसानों को अधिक लाभ होता है, जबकि छोटे किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है। जलवायु परिवर्तन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्या भी है पूछा गया, कह रहा है कि बीज ग्राम संकल्पना, सीड विलेज कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं? तो ये हो जाता है किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। ये इसका आंसर हो जाएगा।
और कौन सा क्वेश्चन बचा, एगमार्क क्या है, तो एगमार्क हो जाएगा गुणवत्ता गारंटी की मुहर को एगमार्क कहते हैं। एगमार्क की शुरुआत सन 1937 के अधिनियम से होती है। एक भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार कितना होता है, तो ये होता है 1 हेक्टेयर से कम होता है। सीमांत का 1 हेक्टेयर से कम, छोटी जोत का 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोती का 2 से 4 हेक्टेयर, बड़ी जोत का 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। ठीक है। भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं, तो संरक्षण कृषि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं भैया, कहता है कि एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, न्यूनतम जोत को अपनाना, बागानी फसलों की खेती का परिहार, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग और रासायनिक कालिक फसल अनुक्रमण, फसल आवर्तनों को अपनाना। तो इसमें आंसर क्या हुआ है, आंसर 2, 4, 5, 2, 4, 5। तो इसका ये थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं इसका। संरक्षण कृषि वह पद्धति है जिसमें कृषिगत लागत को कम कर रखते हुए अत्यधिक लाभ व टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वातावरण, जैविक कारकों में संतुलित वृद्धि होती है। इसमें कृषि क्रियाओं उदाहरण शून्य कर्षण, अति न्यून कर्षण के साथ कृषि रसायनों एवं कार्बनिक स्रोतों का संतुलित समुचित प्रयोग होता है ताकि कृषि की विभिन्न जैव क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव न हो। संरक्षित खेती में न्यूनतम जुताई से फसल अवशेष मृदा की सतह पर बने रहते हैं। इससे मृदा क्षरण बहुत कम हो जाता है और सामान्यतः 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा का ढका रहना अति आवश्यक है। संरक्षित खेती में फसल विविधीकरण, फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है। सामान्यतः किसान एक ही प्रकार की फसल चक्र कई वर्षों तक अपनाते हैं, जैसे धान गेहूं फसल प्रणाली वर्षों से किसान एक ही खेत में लगा रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति पर सीधा असर पड़ता है। फसल विविधीकरण मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है तथा फसल संबंधी कीटों एवं रोग व्याधि को भी कम करता है। कहता है कौन एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता होता है, तो इसमें भैया कहता है कि एक से अधिक ऑप्शन है। एक से अधिक कहते हैं सभी कृषि में उत्पादकता बढ़ाने, जैसे कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज होने चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग होना चाहिए, उसके बाद उर्वरकों का प्रयोग होना चाहिए। ये सब उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कौन सही है, ठीक है। तो 15-16 वाला, हाँ यही, चलो इसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें कह रहा है तीनों सही है। लघु एवं सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% हैं, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों के मालिक हैं। राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है और राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो ये हो जाएगा, तीनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तीनों सही हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हरित क्रांति को डिस्कस करेंगे।